वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएसएससी मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे और जो क्वेश्चन का लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो सीरीज होगा वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, केवल बीएसएससी ही नहीं, एनटीपीसी ले ले, चाहे कोई भी अदर एग्जाम ले ले, एसएससी ले ले, ये सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिस है, इसमें बोला जा रहा है क्यू जो है एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु है। जैसे कोई एक आयत है ABCD, ये ABCD के अंतर्गत कोई एक बिंदु Q है, कहीं पे भी एक बिंदु कहाँ Q है, ठीक है। यदि QA3 यानी Q से A का जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है और Q से B का जो दूरी दिया गया वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है और Q से C का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो QD का लंबाई पूछ रहा है, यानी ये QD का लंबाई पूछ रहा है, यानी QD का लंबाई हम लोग x मान लेते हैं, तो QD का लंबाई पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि किसी भी चतुर्भुज, जरूरी नहीं कि आयत ही हो, अगर कोई भी चतुर्भुज में अंदर कोई बिंदु दिया जाए Q और इस Q से हम चारों शीर्ष को मिला देंगे, चारों शीर्ष को, तब जो QB का स्क्वायर आएगा यानी QB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, QB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, QA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, यानी QA स्क्वायर प्लस QC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब चतुर्भुज के अंदर कोई बिंदु हो और उस बिंदु से चारों शीर्ष का दूरी दिया गया हो, तो उस बिंदु से QB का स्क्वायर और QD का स्क्वायर का योग जो होगा वो QA का स्क्वायर और QC के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो QB कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस QD का स्क्वायर निकालना है, यानी x स्क्वायर निकालना है हमें, x का वैल्यू, और QA 3 का स्क्वायर 9 प्लस QC यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34, और 34 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, x स्क्वायर बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा √18, तो 9 दूना 18, 9 का 3 निकल जाएगा और 2 अंदर में ही रह जाएगा, यानी 3√2, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपये में ख़रीदता है, यानी जो करायमूल है यानी CP जो है वो कितना है, 450 रुपये है। तत्पश्चात वो उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ हो, यानी 450 में खरीदा, अगर वो चाहता है कि 20% का लाभ मिले तो इसका मतलब 120/100 इतना में बेचेगा, यानी ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये SP आ गया पूरा। लेकिन वो क्या चाहता है कि सूची मूल्य को इस प्रकार निर्धारित करना चाहता है कि 10% छूट भी दें। अगर सूची मूल्य को हम MP को हम लोग x मान लेते हैं, MP को हम लोग क्या मान लेते हैं x, अगर हम इस पे 10% का छूट देंगे तो 90% में बेचेंगे, तो 90% बेचेंगे तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ये भी है और वस्तु का विक्रय मूल्य ये भी है, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जब छूट और लाभ दोनों का बात करें तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से SP निकाल लेंगे, यानी छूट देंगे, अंकित मूल्य पे छूट देंगे तो भी SP आएगा यानी विक्रय मूल्य आएगा, और किराया मूल्य पे हम 20% लाभ पे बेचेंगे तो भी ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोनों बगल से विक्रय मूल्य निकाल के हम क्या करेंगे, हमेशा बराबर कर देंगे। ये 00 से 00 कट गया और 90 से कितना बार, 5 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 यानी 600, यानी जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक टेप रिकॉर्डर का निर्माता लागत 1500 रुपये है, यानी CP जो है 1500 रुपये दिया गया। उस निर्माता ने उसे अंकित मूल्य निर्माण लागत से 120 रुपये अधिक निश्चित कर देता है और वो उस पर 8% छूट देता है, तो उस पर वो कितनी छूट दे सकता है। देखिए, इस सवाल को अगर हम चाहे तो 1500 लेकर भी बना सकते हैं, ये 1500, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, कितना छूट दे सकता है परसेंटेज निकालना है, तो हम इस सवाल को 100 रुपया मान के भी हम लोग बना सकते हैं। यानी क्योंकि 1500 अगर हम लेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, टफ नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसको अगर हम 100 पे बनाएंगे तो ईजी वे में बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, CP को 100 रुपया मान लेते हैं, CP को 100 रुपये। अगर 20% अधिक निश्चित करता है तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य होगा वो 120 हो जाएगा, मार्क प्राइस 120 हो जाएगा। वह 8% का लाभ चाहता है तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा।
100 रुपये में खरीदे थे, 8% लाभ चाहता है, तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य आएगा 108 आएगा। तो क्या चीज़ पूछा, वो किससे कितनी का छूट दे सकता है, यानी 120 रुपये अंकित किया और 108 में बेचेगा तो कितना का छूट दिया, 12 रुपये का छूट दिया। कितना में, 120 रुपये में 12 रुपये का छूट दिया, गुने 100, यानी ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 12 से 12 कट जाएगा, तो जो 10% आएगा वो छूट आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो हम 1500 लेकर भी इस सवाल को बना सकते हैं, या फिर हम 100 लेकर बनाएंगे तो बहुत ही कम कैलकुलेशन में हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्चुअली एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे हम 100 इसलिए माने क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, इसीलिए 100 माना। अगर परसेंटेज नहीं निकालना रहता तब हम लोग 1500 लेकर बनाते, लेकिन हमें परसेंटेज ही निकालना था तो इसीलिए हम इसको 100 पे ही परसेंटेज निकालें, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालने में ईजी वे में बन जाता है सवाल। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। यदि उस पर न छूट दी होती तो उसे लागत मूल्य का 12% का लाभ मिला होता, तो उस साड़ी का लागत मूल्य कितना है। कहने का मतलब है कि अगर प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा, यानी अंकित मूल्य 100 रुपया था, अगर 5% का छूट दिया तो इसका मतलब 95% में बेचा, लेकिन बेच कितना में रहा है, 266 में बेच रहा है, यानी यही 95% का वैल्यू 266 हो जाएगा। ये 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, फिर 19 से 1 और 4 14 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 280, यानी 280 क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। ठीक है। अगर छूट नहीं देता, अगर उसने छूट नहीं दी होती, यानी 280 रुपया में ही बेचता, यानी जो विक्रय मूल्य है वो 280 रुपया ही होता, छूट नहीं देता तो अंकित मूल्य पे बेचता, और अंकित मूल्य 280 है तो विक्रय मूल्य भी 280 हो जाएगा, तब उनके लागत मूल्य पे 12% का लाभ होता है। यानी तब अगर 12% का लाभ होता तो हम, यानी 280 रुपये में बेचने में अगर 12% का लाभ होता तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, 100/112, यानी ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया रहता है और क्रय मूल्य निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। यानी अगर हम 4 से देखेंगे तो कितना बार में, 28 बार में, 4 से ये 25 बार में, और 28 से ये 10 बार में, तो जो क्रय मूल्य आएगा 25 × 10 यानी 250 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 250 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 53 रुपये राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है और B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है। जैसे 3 व्यक्ति है ABC, A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है और B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो लास्ट में जिसका जिक्र किया जाए उसको हम लोग क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। जैसे हम C को X मान लेंगे तो B को जो है C से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो यानी X + 8 हो जाएगा B को, और A को B से 7 रुपये अधिक मिलता है, यानी B से अगर 7 रुपये अधिक मिलता है तो यानी A को कितना मिलेगा, X प्लस इसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 × 7 = 15। ABC का जो रुपया का अनुपात आ गया X अनुपात 8 और X अनुपात 15। तीनों को कितना रुपये मिला है, 53 रुपये मात्र है। अगर हम तीनों को इसमें जोड़े तो यानी 3x + 23 हो गया। यहाँ पे 3x + 23 हो रहा है तीनों का योग, और तीनों का योग कितना देगा, 53, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 53 के बराबर हो जाएगा। तो 3x = 30, तो x = कितना हो जाएगा, 10। जब x = 10 आया तो यानी पहला, यानी जो C को मिला होगा 10 रुपये मिला होगा, B को 10 × 8 18 रुपये मिला होगा, और A को 10 + 15 25 रुपये मिला होगा, यानी 25:18:10। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। अनुपात समानुपात चैप्टर में हम लोग ये इस टाइप से इस चीज़ के बारे में जाने थे कि व्युत्क्रमानुसार और अनुक्रमानुसार क्या होता है। फिर इस सवाल के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है, इसका मतलब जो एक्स है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्ग के व्युत्क्रमानुसार, यानी 1/y² के प्रोपोर्शनल है। अगर ये बोलता है ना अनुक्रमानुपाती है, तब x जो प्रोपोर्शनल होता है वो y² के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन व्युत्क्रमानुसार, ये व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/y² यानी उल्टा हो जाएगा, उसका 1/y² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम इसको हटाएंगे, ये प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, तो किसी न किसी कोफिशिएंट से गुना करना पड़ेगा। अगर हम अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे व्युत्क्रमानुपाती के साइन को, तो क्या होगा, किसी न किसी संख्या
कोफिशिएंट से गुना करना पड़ेगा, यानी किसी न किसी वेरिएबल से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, यदि x 1 तो y 2 निकलता है। अगर इस फार्मूला में हम अगर x 1 आता है तब y कितना निकलता है 2, यानी 1/4। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 4। अगर यहाँ क्या बोले, जब x 1 रखते हैं तो y 2 मान आता है, यानी जब हम x 1 रखें और y 2 रखें तो यहाँ से k का मान आ गया। अब क्या बोला है, y 6 रखने के लिए x का मान कितना होगा। अगर हम इस फार्मूला में y को 6 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, k का मान आ गया था 4 और y के बदले में क्या आ गया था 1/36, यानी 1/9। तब x कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो पहले हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे, यानी जिस हिसाब से बोलेगा। अगर घन के व्युत्क्रमानुसार होता तो y का क्यूब कर देते, लेकिन यहाँ वर्ग का व्युत्क्रमानुसार होता है y का स्क्वायर कर देंगे। तो जब फार्मूला आ जाए तो 2 मान देगा, पहला x और y का मान देगा तो हम लोग k का मान निकाल लेंगे। अगला बार y का मान देगा और k का मान पता रहेगा तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इसमें क्या है कि 2 बर्तन में AB में दूध और जल का जो मात्रा है 4:3 और 2:3 है, यानी A में दूध और पानी का मात्रा 2:3 और B में दूध और पानी का मात्रा इसमें 4:3 और इसमें 2:3। जब उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए। इस दोनों को हम लोग किस अनुपात में मिलाएं ताकि नया बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो इस सवाल को जब भी बनाना रहेगा तो हम इसको एलिगेशन से बनाएंगे। तो और एलिगेशन में क्या करेंगे, ए और बी, इसमें केवल एक चीज़ लेंगे, या तो दूध का भाग लेंगे या तो पानी का भाग लेंगे। अगर हम दूध का भाग लेंगे तो तीनों जगह दूध का भाग लेना पड़ेगा। तो इसमें दूध कितना है, 4 भाग है, कितना में 4 3 7 में, यानी 4/7 दूध है। इसमें दूध कितना है, 2 भाग है दूध, कितना में, टोटल 2 3 5 में दूध का भाग निकालें तो 5 लीटर में 2 लीटर दूध है। अब जब हम इस दोनों को मिलाते हैं तो इसमें कितना भाग दूध होता है, 1 भाग, टोटल कितना में 2, यानी 1/2 भाग दूध हो जाता है। अब एलिगेशन का क्या नियम है कि हम इस 2/5 में से 1/2 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम हो जाएगा और 2 दूना 4 5, यानी 1/10 हो जाएगा अनुपात। अगर इस 4/7 में से 1/2 घटाएंगे तो 14 एलसीएम हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 1/14 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी 14:10, यानी 7:5 में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो या तो दूध का भाग लेकर बनाएंगे, भाग लेकर, या तो पानी का भाग लेकर बनाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है, उसमें से 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। तो शिक्षकों से इतर कर्मचारी का संख्या क्या होगा। जैसे इस सवाल को अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो 20 शिक्षक का औसत अगर 12,000 है तो 20 शिक्षक का टोटल आय कितना हो जाएगा, 20 × 12,000। और शिक्षक से इतर जो कर्मचारी है उसका औसत वेतन 5,000 है। तो हम मान लेते हैं शिक्षक से जो इतर कर्मचारी है उसका संख्या x है और वेतन 5,000 है, तो टोटल इतना वेतन हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षक से इतर कर्मचारी इस दोनों को मिला के टोटल वेतन इतना हो जाएगा और टोटल का औसत कितना दिया गया, 10,000 दिया गया है। टोटल संख्या में कितना है, x + 20 × 10,000। x + 20 कैसे, 20 शिक्षक हो जाएगा और x शिक्षक से इतर, तो टोटल कर्मचारी x + 20 और टोटल कर्मचारी का जो औसत है वो 10,000 है। तो 10,000 से गुना करके हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अगर हम लोग इसको एलिगेशन से बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे। एलिगेशन से हम इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे शिक्षक का आयु दिया गया है, शिक्षक आयु नहीं, शिक्षक का आय दिया गया है और शिक्षक से जो इतर कर्मचारी हैं, शिक्षक से इतर, उसका भी आय दिया गया है। शिक्षक का आय कितना दिया गया, 12,000 और शिक्षक से इतर कर्मचारी का जो आय है वो कितना दिया गया, 5,000। और जब दोनों को हम मिला देते हैं तब जो औसत बनता है दोनों का वो 10,000 बनता है, यानी दोनों का औसत 10,000। तो हम क्या करते हैं एलिगेशन में, इस 5,000 को इस 10,000 में से घटाएंगे तो 5,000 बचेगा अनुपात। ये 12,000 में से 10,000 घटाएंगे तो ये 2,000 बचेगा, यानी जो संख्या का अनुपात आया कितना गया, 5:2। 5 शिक्षक और शिक्षक के इतर जो कर्मचारी का संख्या का अनुपात 5:2 दिया गया। और शिक्षक का संख्या 20, यानी अनुपात में शिक्षक 5 है, वास्तव में 20, यानी 5 का वैल्यू 20,
यानी 5:2 आ गया ना, तो शिक्षक का संख्या 20 यानी ये 5 का वैल्यू 20 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 8, तो इसका मतलब शिक्षक से जो इतर कर्मचारी होगा उसका जो संख्या होगा 8 हो जाएगा। तो हम इसको एलिगेशन से शॉर्ट फॉर्म में इस सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर दो तरह का चाल दिया जाए और देरी और कम का बात किया जाए, जल्दी का बात किया जाए, तो हम लोग क्या फार्मूला बनाते हैं, S1 गुने डिस्टेंस निकालना रहता है, तो क्या करते हैं S1 गुने S2 बट S1 माइनस S2 गुने टाइम। पहला बार स्पीड कितना है 40, दूसरा बार स्पीड कितना है 35 और दोनों का अंतर 5 गुना टाइम में देखेंगे यहाँ 15 मिनट देर हो रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 15 मिनट अगर यहाँ भी देरी होता और यहाँ 10 मिनट का देरी होता तो हम क्या करते, दोनों को घटा देते हैं। यहाँ 15 मिनट देरी होता और यहाँ 10 मिनट जल्दी हो जाता, तब हम क्या करते, दोनों टाइम को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही टाइम दिया गया, 15 मिनट का देरी हो रहा है, तो हम टाइम को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति आवर में था और ये मिनट में है, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 से कितना बार में 3 बार में, और 3 से 20 बार में, और 20 से ये 2 बार में, यानी 35 गुना 70 किलोमीटर इसका दूरी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये फार्मूला से। अगर हम इसको बेसिक से देखें तब कैसे बनेगा, जैसे 40 टोटल दूरी हम x मान लेते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी x/40, यानी ये समय लेगा। लेकिन अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलेगा तो x/35 यानी इतना समय लेगा। और जो 15 मिनट का देरी होता है तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल समय होगा वो 15 मिनट पहले का समय होगा, यानी ये भी ओरिजिनल समय आ गया और ये भी ओरिजिनल समय आ गया, दोनों समय को बराबर कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया और ये हम लोग इस फार्मूला से डायरेक्ट सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए ने बी को एक वस्तु 10% लाभ पे बेचता है, बी ने सी को 7.5% लाभ पे बेचता है, सी ने 25% लाभ पे बेचा। यदि ए ने उसका मूल कीमत 3200 रुपये रखा तो सी के एवज में मूल कीमत कितना होगा। जैसे ए 3200 रुपये में खरीदा था, अगर ए 10% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब ए 110% में बेचा। ए 110% में बेचा तो ये बी खरीदा 110% में, बी के लिए ये किराया मूल्य हो गया। और बी अगर 7.5% लाभ पे बेचा, इसका मतलब बी 107.5 रुपये में बेचा। बी इतना में बेचा और सी इतना में खरीदा, अब ये सी के लिए किराया मूल्य हो गया। और सी क्या करता है, 25% हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब 75% में बेचता है सी 75% में बेचता है। तो सी के एवज में उसका कीमत कितना प्राप्त किया था, यानी अब सी इतना ही रुपया प्राप्त करेगा। इसका कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, यानी ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 25 ये से 41 बार में, और 25 से ये फिर 4 बार में, 4 को 4 4 16, 16 दूना 32। जो मेरा कैलकुलेशन आया वो कितना गया, 2 यहाँ बचा, 11 यहाँ बचा, 41 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा। देखिए इस सवाल को हम लोग अगर गुना नहीं भी करते, इतना लिखने के बाद अगर हम गुना नहीं भी करते तो भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे कि ये 11 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम इस 11 3 को गुना करके आंसर लाएंगे। तो हम क्यों ना ऑप्शन में ही चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है। अगर 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन मिल रहा है तब तो ठीक है। जैसे अगर इसमें देखें 11 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 11 का मल्टीपल देखें तो 7 2 9 और 6 9 में से 6 गया 3, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। अगर 11 का मल्टीपल देखें तो 8 2 10 और 5 + 0 5, इस दोनों का अंतर 5 हो रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर इसमें देखें तो 3 2 5 और 8 8 16, यानी 16 में से 5 गया 11, यानी ये 11 का मल्टीपल हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो 4 होगा। हम इतना कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी हम इस सवाल को आंसर यानी 11 का मल्टीपल चेक करके ला सकते थे। तो आगे से ख्याल रखिएगा कि अगर कभी भी बड़ा सा कैलकुलेशन आए तो उस कैलकुलेशन में जो अंक का प्रयोग किया जाएगा, जैसे 11 का प्रयोग किया गया, 3 का प्रयोग किया गया है, 2 का प्रयोग किया गया है, इस सब का मल्टीपल चेक कर लेंगे और उस सब का मल्टीपल जहाँ मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर 11 का मल्टीपल 2 मिलता तो फिर हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उससे 5% का लाभ होता। जब इस तरह का सवाल आया कि 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 5% का लाभ होता, तब क्या करना है, डायरेक्ट सवाल को बनाना है। कैसे बनाना है, पहला बार 20% हानि का बात कर रहा है, दूसरा बार 5% लाभ का बात कर रहे हैं। तो जब भी विपरीत बात करें, एक बार लाभ एक बार हानि, तब हम क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। और जब भी समान बात करें, यानी दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि, तब क्या करना है, घटा देना है। यहाँ 20% हानि और 5% लाभ, यानी विपरीत बात कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25% विक्रय मूल्य में अंतर आएगा। और विक्रय मूल्य में अंतर कितना का रहा है, 200 का रहा है, यानी यही 25% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू 25 चौका 200, 25 अट्ठे 200, यानी 8। 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू कितना, 800, यानी जो क्रय मूल्य आएगा वो 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी विपरीत बात करें तो दोनों को जोड़ देना है, और समान यानी दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि हो रहा है, तब क्या करना है, घटा देना है। जैसे इस सवाल में देखें कि यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपये अधिक कर दिया जाए तो उससे व्यापारी को 19% हानि के बजाय 17% लाभ हो रहा है। यहाँ भी एक जगह हानि एक जगह लाभ हो रहा है, यानी विपरीत का बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी तो कितना का डिफरेंस आ जाएगा, 19 और 17, 36% का डिफरेंस आ जाएगा। और ये 36 विक्रय मूल्य में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 162 का, यानी 36% का वैल्यू 162, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 162/36। यानी अगर हम देखें तो 4 से कितना बार में, 9 बार में, नहीं 4 से नहीं कट पाएगा, 2 से 18 बार में, या 9 से भी काट सकते थे हम लोग, 9 से भी काट सकते थे, 9 से 4 बार में, और 9 से ये कितना बार में, 18 बार में, और 4 से ये 2 बार में, और 4 से ये 9 बार में, यानी 1% का वैल्यू 9/2, 1% का वैल्यू 9/2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2 × 100, यानी 2 से कितना बार में, 50 बार में, 9 पंचे 45, यानी 450 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 10% वृद्धि की जाए तो आधार में कितना कम करना पड़ेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे। देखिए, अगर किसी चीज़ में a% का वृद्धि करें, ठीक है, और रिजल्ट को बराबर रखने के लिए जो दूसरे में कमी होगा, दूसरे में कमी वो क्या हो जाएगा, a/100 + a × 100। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ में a% का वृद्धि करते हैं और रिजल्ट को बराबर करने के लिए, रिजल्ट को समान रखने के लिए जो दूसरे में कमी करना होगा वो कितना होगा, a/100 + a × 100। या फिर अगर हम किसी चीज़ में a% का कमी करते हैं, कमी, और रिजल्ट को बराबर रखने के लिए दूसरे में जो वृद्धि का बात करें, दूसरे में वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, a/100 - a, यानी यहाँ पे हम कमी कर रहे हैं तो 100 - a, यहाँ पर अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो 100 + a × 100। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 10% बढ़ा रहे हैं तो दूसरे चीज़ में जो कमी करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए जो आधार में जो कमी करना पड़ेगा, यानी बढ़ा रहे हैं तो 10/110 × 100, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 100/11, यानी 9.1/11% का कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे इसमें लंबाई में 60% की वृद्धि करें, चौड़ाई कितना कम कर दे कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी जब हमें रिजल्ट बराबर रखना है, यानी पहले जैसा ही रखना है क्षेत्रफल को, तो एक चीज़ हम 60% की वृद्धि करें तो चौड़ाई में जो कमी होगा वो 60/160 × 100। अगर यहाँ पहले हम कम करते अब बाद में बोलते कितना बढ़ाएं, तब 60/40 हो जाता, क्योंकि यहाँ अगर हम कम करते तो, लेकिन यहाँ तो हम वृद्धि करें तो 60/160 × 100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, यानी 75/2, यानी 37.5 आ जाएगा इसका आंसर। 37.5, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25 या 75/2, यानी 37.5%। ऑप्शन नंबर 2 1 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 6 का गुना, जो जैसे 3 अंक का संख्या था और इसका जो 2 अंक है वो 6 का गुना जो होती है, या तो 0 होगा, या तो 12 होगा, या तो क्या होगा 18 होगा, या तो 24 होगा, या तो 24 के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे 30 होगा, कुछ भी हो, तो मूल पूर्णांक, यानी तब ये जो पूर्णांक बनेगा वो सदैव किससे विभाजित होगा, तो सदैव ये 2 से विभाजित होगा, सदैव 2 से विभाजित होगा। आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि 3 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ अगर कुछ और भी संख्या रहें तो यानी अगर मान चलिए यहाँ 1 रहे तो क्या 6 एक साथ 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो 6 से नहीं, केवल 2 से होगा, क्योंकि इकाई स्थान पे हमेशा सम संख्या ही आएगा,
इकाई स्थान पे हमेशा सम संख्या आएगा और इकाई स्थान पे सम संख्या आएगा तो हमेशा 2 से विभाजित आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x बराबर -1 दिया गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं, -1 के पावर अगर सम संख्या रहता है तो ये प्लस होता है +1, और -1 के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो ये क्या होता है -1। देखिए यहाँ -1 की पावर विषम संख्या है और यहाँ -1 की पावर सम संख्या है, ये तो -1 होगा और ये +1 होगा, तो ये दोनों कट जाएगा। इसका मतलब माइनस के पावर में सम संख्या विषम संख्या है तो दोनों कट जाएगा। फिर उसी तरह से ये -1 देगा और ये +1 देगा, तो ये दोनों भी 1 में से गया 0। फिर ये -1 और ये +1 0 दे देगा। यहाँ क्या बचेगा, वो अब मेरे पास सिर्फ इतना रिजल्ट बचा, तो यानी 1/x यानी -1, x के बदले -1 है ना, और -1 ये, तो टोटल मिला के -2, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको देखकर 0 लगा देंगे। नहीं, हमेशा 0 नहीं लगाना है, इस सवाल को बना के 0 लगाना है। जब इसको सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तभी 0 लगाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,800 में तय करता है। उसमें से एक अकेला वह कार्य करते हुए 36 दिनों में पूरा करता है और दूसरा 48 दिनों में। यानी स्टेनी मान चलिए 36 दिन में काम को पूरा करता है और जो दूसरा व्यक्ति पॉल है वो 48 दिन में काम को पूरा करता है। एक विशेषज्ञ की लेकर हुए कार्य को 12 दिन में समाप्त करने। स्टेनी, पॉल और कोई एक्सपर्ट था, ये तीनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब ये तीनों का तीनों 12 दिन तक काम किया, 12 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब ये तीनों का तीनों 12 दिन तक काम किया। तो क्या चीज़ बोला, विशेषज्ञ को कितना पारिश्रमिक देय होगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे सिंपलेस्ट वे बता देते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये तीनों का तीनों 12 दिन किया। स्टेनी अगर 36 दिन में काम समाप्त करता है तो 12 दिन में ये 12/36 भाग कर देगा। अगर पॉल 48 दिन में काम समाप्त करता है तो 12 दिन में 12/48 भाग समाप्त कर देगा। इसका मतलब स्टेनी और पॉल मिलकर 12 दिन में कितना काम समाप्त करेगा, 12/36 प्लस 12/48 यानी 1/3, और ये 1/4 यानी 7/4 12। स्टेनी और पॉल जब 12 दिन में 7/12 भाग कर देता है तो इसका मतलब जो एक्सपर्ट होगा, विशेषज्ञ होगा, वो 5/12 काम किया होगा, क्योंकि 12 दिन में तो ये दोनों 7/12 भाग कर दिया। तो एक्सपर्ट जो होगा वो 5/12 यानी 12 में से 7 काम ये दोनों मिलकर किया, तो 12 में से 5 काम जो होगा एक्सपर्ट करेगा। अगर 5/12 काम किया एक्सपर्ट, तो जो रुपया का 28,800 का जो है 5/12 भाग ही मिलेगा। यानी जो आदमी जितना भाग काम करता है उसको रुपया का उतना ही भाग मिलता है। तो एक्सपर्ट जो है 5/12 भाग काम किया तो 28,800 का 5/12 भाग ही रुपया मिलेगा। अगर हम 12 से काटें तो 12 दूना 24, यानी 12 चौका 48, 2400 बार में, यानी 5 चौका 20, 5 12, यानी 12,000 रुपया एक्सपर्ट को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, 3 नली ABC क्रमशः भर सकती है। यानी A जो है 6 घंटा में भरेगी, B जो है वो 9 घंटा में भरेगी और C जो है वो 12 घंटा में भरेगी। यानी ये 12 घंटा है, 12 घंटा में भरेगी। क्या बोले, B और C को आधा घंटा तक खोलने के बाद A को भी खोल दिया जाता है। तो इन तीनों टंकियों को भरने में, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे ये आधा घंटा खुला तो B और C आधा घंटा खोला, यानी 0.5 घंटा खोला। जब 1 घंटा टोटल जो है वो 9 घंटा में भरता है तो 0.5 घंटा में 0.5/9 भाग भर देगा और 0.5 घंटा में ये 0.5/12 भाग भर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन लेंगे तो 24 एलसीएम हो 36 एलसीएम हो जाएगा। 9 चौका 36, 5 चौका 20, 2 12 36 यानी 1.5, यानी 3.5/36, यानी इस दशमलव को हटा देते हैं, यानी 5 से 7 बार में, और 5 से कितना बार में, यानी 5 6 के 30, 5 7 35, 7/72 भाग हो गया। 7/72 भाग ये आधा घंटा में भर देगा। ठीक है, तो शेष कितना बचा, शेष बचा आपके पास 72 में से 60 गया तो यानी 65/72 भाग बचा। अब यही शेष टंकी को भरने में तदनुसार उस तीनों नलियों द्वारा टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो शेष भाग तो मेरे पास 65/72 भाग बचा। जब ये तीनों नल
चालू रहता है, यानी A+B+C जब तीनों काम करता है तो कितना देर मिलेगा, 1/6 + 1/9 + 1/12, यानी LCM 36 ही आएगा, यानी 6 बार में 9 चौके 36, 12 तिया 36, यानी 6 4 10 3 13, यानी 13/36, 13/36 आ गया। इसका मतलब 36/13 दिन में, 36/13 घंटा में ये जो है ABC मिलकर काम करता है। 36/13 घंटा में पूरा काम करता है, तो 65/72 भाग करने में कितना लेगा, 65/72 गुने 36/13, यानी 13 से 5 बार में, और ये 36 से 2 बार में, यानी 5/2, यानी 2.1/2 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। अगर बहुत लोग क्या होता है कि जो LCM मेथड से नहीं बनाते, वो लोग यानी टोटल काम मान के बनाते, तो उस टाइप से भी हम बता देते हैं। जैसे जो लोग ये इस तरीक़ा से जानते हैं वो इस तरीक़ा से बना लेंगे, और जो LCM मेथड से जानते हैं वो उन लोगों के लिए भी LCM मेथड से ही हम बता देते हैं। जैसे ABC है, ABC ये 6 घंटा में काम करता है, ये 9 घंटा में काम करता है, ये 12 घंटा में काम करता है। तो जो टोटल काम होगा, ये टोटल काम हम कितना मान लेते हैं, 6 9 12 का LCM 36 आता है। इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, टोटल काम 36 है, ये 6 घंटा में करता है, तो इसका मतलब 1 घंटा में ये 6 काम कर देगा, और 9 चौका 36, टोटल काम 36 है, 9 घंटा में टोटल काम करता है, तो 1 घंटा में 4 काम कर देगा, 36/9। ये टोटल काम 36 है और 12 घंटा में टोटल काम कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब 1 घंटा में 3 काम करेगा, तभी तो 12 घंटा में 36 काम कर देगा। तो 1 घंटा में तीनों का काम का अनुपात आ गया 6 4 3। अब क्या होता है कि आधा घंटा तक ये काम किया, 1 घंटा में जब ये 4 काम करता है, तो आधा घंटा में B और B+C कितना काम कर देगा। देखिए 1 घंटा में ये 4 काम करता है, तो आधा घंटा में 2 काम करेगा। ये 1 घंटा में 3 काम करता है, तो आधा घंटा में 1.5 काम करेगा, यानी टोटल मिला के 3.5 काम कंप्लीट हो गया। आधा घंटा में दोनों मिलकर 3.5 काम कंप्लीट। टोटल 36 काम था, 3.5 काम कंप्लीट हो गए। तो अब कितना बचा, 32.5 काम। शेष काम जो बचा वो कितना काम बचा, 32.5। अब इस शेष काम को कौन करेगा, तीनों नल। तो तीनों नल जब मिलकर काम करेगा 6 4 10 3 13, यानी 13 घंटा में टोटल काम करेगा। तो 32.5 काम करने के लिए 32.5/13, यानी 1 घंटा में कितना काम करेगा, 6 4 10 3 13। तो 32.5 काम करने के लिए कितना समय लेगा, 32.5/13, यानी इसको हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 5 से 2 बार में, और 5 से कितना बार में, 65 बार में, और 13 से 5 बार में, यानी 5/2, यानी 2.1/2 घंटा लेगा। तो दोनों तरीका में से जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखें। एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, 352 मीटर परिधि वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए हैं, तदनुसार उस सड़क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। जैसे सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम जान रहे हैं पाई का मान 22/7 अगर दिया गया है, पाई का मान 22/7, इसका मतलब जो भी आएगा वो 22/7 यानी 11 से गुना करके ही आंसर आएगा। अगर 11 से गुना करके आएगा तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कहाँ मिल रहा है। तो 8 2 10, 5 1 6, 10 में से 6 गया 4, यानी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10 और 6 1 7, 10 में 7 गया 3, 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर देखें 2 1 3 और 8 5 13, 13 में से 3 गया 10, 11 का मल्टीपल नहीं है। और 2 1 3, 8 6 14, 14 में से 3 गया 11, यानी 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन 3 मिल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्षेत्रमिति वाले सवाल में जहाँ पे पाई का मान 22/7 दिया गया हो, वहाँ पे हम अगर 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो हम उस सवाल को बिना सॉल्व किए हुए 11 का मल्टीपल जो होगा उसको आंसर टिक आउट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी है हम 11 का मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं। वैसे सवाल को हम बेसिक से कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे 7 मीटर चौड़ी है सड़क, 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुआ है, यानी कहने का मतलब है जैसे एक सड़क है, एक वृत्ताकार पार्क के घेरे हुआ है। जैसे एक वृत्ताकार पार्क है और इसको एक 7 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो घेरे हुआ है। 7 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो घेरे हुआ है। ये 7 मीटर चौड़ी सड़क, ये 7 मीटर चौड़ी सड़क, और वृत्ताकार पार्क को घेरे हुआ है 352 मीटर परिधि, यानी इस वृत्त का जो परिधि है
वो 2πr यानी 2 गुने 22/7 गुने r जो दिया गया वो कितना दिया गया है 352। और अगर हम 22 से काटेंगे 11 से 2 बार में, और 11 से कितना बार में 33, 2 32 बार में, और 4 से 8 बार में, यानी x r इक्वल टू कितना आ गया 56। यानी अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर 56 आ गया, अंदर वाले का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या अगर अंदर वाले का त्रिज्या 56 आ गया तो बाहर वाले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाहर वाले का त्रिज्या 56 और 60, 56 में से 60 जोड़ेंगे तो 63, यानी बाहर वाला का त्रिज्या 63 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ये सड़क का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सड़क का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, ये सड़क का क्षेत्रफल पाई गुने कैपिटल R² माइनस R², यानी पाई का मान 22/7। अब r यानी 63 का स्क्वायर, बाहर का त्रिज्या 63 आ गया ना, और अंदर का त्रिज्या 56 आ गया माइनस 56 का स्क्वायर, यानी बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा, ठीक है। या फिर मेंसुरेशन का सवाल जहाँ दिया है वहाँ हम 11 का मल्टीपल चेक करके आगे निकल जाएंगे। अब आगे सवाल देखते हैं। एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ अगर चाल दिया जाए x किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध अगर चाल दिया जाए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की अगर गति पूछे, अगर ये दोनों चीज़ दिया जाए, अगर नाव का चाल पूछे, नाव का चाल, तब क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, दोनों x + y/2। और धारा का चाल पूछें तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देना, यानी x - y/2, ठीक है। यहाँ पे धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल पूछ रहा है ना, तो धारा का जो चाल होगा दोनों को घटा के, यानी 12 में से 8/2 यानी 4/2, 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है, तो उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी होगी। तो जो औसत चाल होता है, औसत चाल वो क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय, यानी टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। अगर 3 किलोमीटर का 4 खंड तय किया तो उसका मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3, टोटल दूरी तो आ गया। अब हमें टोटल समय निकालना है, तो टोटल समय कैसे निकालेंगे, दूरी भी पता है और चाल भी पता है, तो हम समय निकाल सकते हैं। पहला 3 किलोमीटर का अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो कितना समय लग जाएगा, 3/10 समय लग जाएगा यहाँ। दूसरा 3 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो 3/20 समय यहाँ लग जाएगा। तीसरा 3 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो 3/30 यहाँ समय लग जाएगा। और चौथा 3 किलोमीटर का अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चला तो 3/60 समय यहाँ लग जाएगा, यानी टोटल समय भी आ गया। चारों तरफ अलग अलग समय लगा तो चारों समय निकाल लिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 3 से 10 बार में और 3 से ये 20 बार में, ठीक है। यहाँ 3 + 3 यानी 12 हो जाएगा ऊपर, बटा ये 3/10 + 1/10 4/10 लिख सकते हैं, प्लस 3/20 + 1/20 यानी 4/20 लिख सकते हैं, यानी 12 बट्टा, अच्छा इस 4/10 को हम लोग 8/20 लिख लें ताकि ये 20 सेम रहे, तो 8 4 12/20 होगा, यानी 20 ऊपर चला जाएगा, 12 कट गया, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इसका चाल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल, ये सवाल हम लोग पिछला वाला वीडियो में भी देखे थे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि और कैसे बनाते इस सवाल को, एक धनराशि साधारण ब्याज को उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 और 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है, यानी जो राशि हो जाती है वो क्या होता है, मिश्र धन। और मिश्र धन में क्या शामिल होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अगर 3 वर्ष में 1380 रुपया हो जाता है तो यानी ये 1380 में क्या क्या शामिल होगा, मूलधन भी शामिल होगा, साथ साथ 3 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा, ठीक है। अगर 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है तो ये 1500 में क्या क्या शामिल होगा, मूलधन भी शामिल होगा और साथ साथ 5 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा। अगर हम इस दोनों को घटाएंगे तो मूलधन कट जाएगा, 5 ईयर के ब्याज में से 3 ईयर का ब्याज जाएगा तो 2 ईयर का ब्याज निकलेगा, और 2 ईयर का ब्याज इधर कितना आ जाएगा, 1580 में से 1380 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। जब 2 ईयर का ब्याज 120 तो 1 ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया।
तो हम क्या करेंगे उसके बाद, इस दोनों इक्वेशन में से, यानी एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन ये होगा, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे। तो हम ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, 3 ईयर का ब्याज। तो 1 ईयर का ब्याज जब 60 रुपया, तो 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 180 रुपया। जब 3 ईयर का ब्याज 180 है, अगर हम इस 1380 में से 3 ईयर का ब्याज जो माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 1380 माइनस 180, यानी 1200 रुपया मूलधन आ गया। अब हमारे पास मूलधन भी पता है, ब्याज भी पता है, समय भी पता है, तो दर नहीं निकाल सकते। दर बराबर क्या होता है, SI गुने 100, यानी ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने टाइम। तो SI कितना आ गया मेरे पास, 180, 3 ईयर का SI 180 है ना, गुने 100 बट्टा मूलधन कितना 1200 गुने टाइम कितना 3। तो ये 00 से 00 कट गया, 12 से ये 15 बार में और 3 से 5 बार में, यानी जो दर आएगा वो 5% आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक धनराशि 4% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, यानी 4% की दर से 2 ईयर का जो CI है वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 गुने 4/100। CI 2 वर्ष का जब CI निकालना रहे तो हम लोग इसी तरह से इफेक्टिव निकाल लेंगे। तो 8.16 हो जाएगा परसेंट, यानी 8.16% इसका CI आ जाएगा। और ये CI हो कितना रहा, 102, यानी 8.16% का वैल्यू जब 102, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 102 बट्टा 8.16, 1% का वैल्यू ये आया। तो हमें क्या चीज़ पूछा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 4% की दर से अगर 2 ईयर का साधारण ब्याज निकालना रहे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे तो इतना % होगा, लेकिन साधारण ब्याज निकालना रहे तो डायरेक्ट क्या करना है, दर को समय से गुना कर देना। तो 8% आ गया, यानी साधारण ब्याज 8% होगा। जब 1% का वैल्यू 102 बट्टा 8.16, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 102 बट्टा 8.16 गुने 8, ठीक है। 8% का वैल्यू निकाले तो 8 से गुना कर देंगे, ये दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 8 से ये 100 बार में, 8 से ये 102 बार में, 102 से 102 कट गया, तो यहाँ क्या बचा है 100, यानी जो साधारण ब्याज आएगा वो 100 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जैसे ये DI के सवाल को रन देते, क्योंकि इसमें बोला जाए 150 से 180 के बीच में कितने श्रमिक हैं, तो अगर 140 से 180 के बीच में पूछा जाता तो बताया भी जा सकता था। 160 से 180 के बीच में पूछता तो बताया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे 150 से पूछ रहा है 180 के बीच में, तो इस सवाल को रहने देंगे। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, फैक्ट्री में मजदूरों की माध्यिका कितनी है, यानी माध्यिका जो है वो कितनी है। तो इसमें फैक्ट्री में जो माध्यिका हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको हम अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो 120, 140, 160, 180 और 200। तो बीच में कौन आ रहा है, 160, यानी जो मजदूरों की माध्यिका आय होगी वो 160 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।